लेबनान में इजराइल का वॉर जोन एक्टिव है और ईरान में अमेरिका की डील पर वॉर मीटिंग हो रही है। एक वॉर जोन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है तो दूसरे वॉर जोन में कभी भी बारूदी विस्फोट हो सकता है। क्या अमेरिका से डील के बीच ईरान ने फिर से हॉर्मुज में माइन बम को एक्टिव कर दिया है? क्या तेल की नस पर ईरान ने फिर से हाथ टाइट कर दिया है? डील से ईरान अमेरिका की जंग खत्म होने वाली है या दूसरा राउंड शुरू होने वाला है? डील पर साइन होने के बाद भी हॉर्मुज पर ईरान के तेवर बहुत सख्त हैं। ईरान ने अभी तक परमाणु प्रोग्राम पर अमेरिका से कोई बात तक नहीं की है। तो क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? तेहरान के आक्रामक तेवर क्या ट्रंप को नई ललकार है? क्या मुश्तबा खामेनी हॉर्मुज को फिर से जंग का एपिसेंटर बनाने जा रहे हैं? 28 फरवरी को जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया तो सबसे पहले ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया, फिर तेहरान के मिसाइल बेस को टारगेट किया, IRGC के हेडक्वार्टर और ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया। एक सीक्रेट कंपाउंड पर एयर स्ट्राइक कर सुप्रीम लीडर अली खामेनी को मार दिया। अमेरिका और इजराइल के इस हमले के बाद शुरू हुआ ईरान का असली युद्ध। हमलों के तुरंत बाद ईरान ने हॉर्मुज गलियारा बंद कर दिया, जिस रास्ते से दुनिया का 20% तेल गुजरता था। उस पूरे इलाके में माइन बम एक्टिव कर दिए। IRGC ने न सिर्फ जहाजों का रास्ता रोका बल्कि हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को जलाना शुरू कर दिया। माइंस, स्पीड बोट, ड्रोन्स और एंटीशिप मिसाइल से कई कारोबारी जहाजों पर भी अटैक हुए। अभी भी हॉर्मुज पूरी तरह से नहीं खुला है। इस गलियारे में टेंशन है। स्विट्जरलैंड में बातचीत का पहला राउंड हो चुका है, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज पर लाइफ टाइम कंट्रोल का दावा ठोक दिया है। मतलब तेहरान की मर्जी के बिना हॉर्मुज से एक भी जहाज ना इधर जाएगा ना उधर। با اون مرکز تماس بگیرن تو این دوره 30 روزه بر اساس همون ماده 5 بتونن هماهنگی نزدیکی بکنن که کشتی‌هایی که میخوان عبور کنن با ایمنی بیشتر و با سرعت بیشتر انشالله بتونیم شرایط تنگه رو از جهت تردد و حجم تردد بتونیم فعال کنیم و اقتصاد منطقه رونق بگیره. गोलियां थम गई हैं, लेकिन क्या जंग सचमुच खत्म हुई है? क्या ईरान अब अपनी सबसे बड़ी ताकत हॉर्मुज को फिर दुनिया का वॉर एपिसेंटर बनाने की तैयारी में है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई ऐसी टेलीफोन हॉटलाइन बनने जा रही है जिसका मकसद होगा एक गलतफहमी को तीसरे विश्व युद्ध में बदलने से रोकना? ईरान की असली ताकत परमाणु बम नहीं है, क्योंकि अगर परमाणु कार्यक्रम पर समझौता हुआ भी तो क्या हॉर्मुज, हूथी, लेबनान, इराक और चीन की एंट्री मिडिल ईस्ट को फिर आग में झोंक सकती है? दुनिया सालों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को उसकी सबसे बड़ी ताकत मान रही है, लेकिन इस जंग से एक नई सच्चाई सामने आ गई। ईरान की सबसे बड़ी ताकत शायद परमाणु बम नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। वो रास्ता जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल और LNG की सप्लाई गुजरती है, और इसी रास्ते को हथियार बनाकर ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की नींद उड़ा दी। स्विट्जरलैंड में हुई पहले राउंड की मीटिंग में अमेरिका और ईरान के बीच भले ही कई मुद्दों पर समझौता हुआ, लेकिन हॉर्मुज गलियारे पर ईरान का स्टैंड पहले जैसा ही नजर आ रहा है। तेहरान के टॉप नेगोशिएटर मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने तो टूक शब्दों में कहा कि हॉर्मुज जैसा पहले था वैसा कभी नहीं रहेगा। मतलब हॉर्मुज को पूरी तरह से ईरान कंट्रोल करेगा। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज को लेकर ऐसी व्यवस्था बने जिससे ईरान की नौसेना, कोस्ट गार्ड और राजनीतिक नेतृत्व के बीच सीधा संवाद हो सके। ईरान हॉर्मुज में हॉटलाइन टेलीफोन लगाना चाहता है ताकि किसी टैंकर, ड्रोन या मिसाइल को लेकर पैदा हुई गलतफहमी को रोका और सुलझाया जा सके, जिससे पूरा इलाका फिर से युद्ध में न झोंक दिया जाए। यानी जिस तरह शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रेड फोन बना था, क्या वैसे ही हॉटलाइन अब हॉर्मुज के लिए बनेगी? सीज फायर के बावजूद तेहरान साफ संकेत दे चुका है कि युद्ध से पहले वाली स्थिति शायद वापस नहीं आएगी। ईरान का नेतृत्व कह रहा है कि हॉर्मुज का प्रशासन और निगरानी अब उनके हाथों में रहेगी। यानी समुद्री रास्ते पर कंट्रोल का सवाल अभी भी उलझा हुआ है। بس این بود که ما باید چارچوب چگونگی پیگیری تحقق این بندها رو تا پایان 60 روز انجام میدادیم.
लेकिन हॉर्मूज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं लड़ा जाता। यहाँ हर मोर्चे के पीछे एक दूसरा मोर्चा छिपा होता है, और यही वजह है कि हॉर्मूज पर बनी शांति के बावजूद पूरे इलाके में खतरे की घंटियां बज रही हैं। इजराइल ने गाजा पर अटैक किया तो उसके पीछे हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया। इजराइल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोला तो ईरान एक्टिव हो गया। इधर ईरान ने इजराइल के खिलाफ जंग शुरू की तो जंग में अमेरिका शामिल हो गया। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन शुरू हुआ तो यमन में हूथी और इराक से पीएमएफ लड़ाकों ने खाड़ी में अमेरिकी बेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भले ही बड़े हमले थमे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दक्षिणी लेबनान में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेबनान में इजराइल के बनाए सिक्योरिटी जोन में आईडीएफ की सेना पूरी तरह से एक्टिव है। इजराइल के सैन्य ठिकाने अभी भी अलर्ट मोड पर हैं, और अगर यहाँ कोई फिर से बड़ा धमाका होता है तो उसका असर सिर्फ बेरूत तक सीमित नहीं रहेगा। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक पूरी दुनिया फिर से बदल सकती है। ईरान पर हुए हमले के बाद मार्च में हूथियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक हमला कर दिया था। आईआरजीसी और हिजबुल्लाह के साथ तालमेल करते हुए हर फ्रंट पर जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। इस बीच एक और खिलाड़ी पूरे हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए है, और वो है चीन। क्योंकि चीन सिर्फ ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार ही नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका भी तलाश रहा है। अगर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच फिर दूरी बढ़ती है तो बीजिंग खुद को एक ऐसे साझेदार के रूप में पेश कर सकता है जो बिना युद्ध के भी अपना खेल खेलना जानता है। अभी हालिया रिपोर्ट में चीन के एक्सपर्ट्स ने तो इस जंग में अमेरिका को हारा हुआ बता दिया था। चीन ने दावा किया कि अगर युद्ध के बाद भी ईरान की सत्ता बची हुई है, अगर उसके प्रॉक्सी अभी भी एक्टिव है और आखिर में अमेरिका को ही समझौता करना पड़ा, तो क्या ट्रंप अपना मकसद हासिल नहीं कर पाए? और क्या ये अमेरिका की सबसे बड़ी हार में से एक है? लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी इराक को लेकर है, जहां ईरान समर्थित कई लड़ाका गुट अभी भी एक्टिव हैं। इस गुट ने जंग के दौरान अमेरिकी ठिकानों पर पहले भी कई बार रॉकेट और ड्रोन हमले किए, और यही वजह है कि पेंटागन किसी भी सरप्राइज अटैक को लेकर बेहद अलर्ट है। क्योंकि अगर इराक पे फिर से कोई मोर्चा खुला तो उसका असर सीधे अमेरिका और ईरान डील पर पड़ेगा। इन सब के बीच सबसे बड़ा रहस्य अभी भी कायम है। क्या ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, या फिर उसके कुछ हिस्से अभी भी सुरक्षित हैं? क्या तेहरान ने अपनी असली ताकत दुनिया की नजरों से बचा कर रखी है? और क्या यही वजह है कि समझौते के बावजूद अमेरिका और इजराइल पूरी तरह निश्चिंत नहीं दिखाई दे रहे? آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست. ما داریم تلاش می‌کنیم برای اینکه همه این بندها به عنوان پیش زمینه‌های شروع مذاکرات محقق بشه. بخشش محقق شده، بخشش در حال. यही वजह है कि सवाल सिर्फ हॉर्मूज का नहीं है, सवाल उस पूरे इलाके का है जहां बंदूकें शांत होने के बाद भी बारूद जिंदा रहता है, जहां सीज फायर के बाद भी मिसाइलें साइलेंट मोड में एक्टिव हैं, और जहां हर समझौते के पीछे अगले टकराव की आशंका छिपी होती है। तो क्या हॉर्मूज में बनने वाली हॉटलाइन तीसरे विश्व युद्ध को टालने का जरिया बनेगी, या फिर इतिहास एक बार फिर साबित करेगा कि मिडिल ईस्ट में शांति अक्सर अगले तूफान से पहले की खामोशी होती है? लेकिन इस सब के बीच एक और सवाल तेजी से उठने लगा है। क्या मिडिल ईस्ट में एक नया शीत युद्ध शुरू हो चुका है? एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ मुज्तबा खामेनी के नेतृत्व में नया ईरान, जहां सीधी लड़ाई से ज्यादा दबाव, प्रतिबंध, समुद्री रास्ते, प्रॉक्सी नेटवर्क और परमाणु क्षमता के जरिए शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज 21वीं सदी का नया क्यूबा मिसाइल संकट बनता जा रहा है।
जहां एक गलत अनुमान, एक गलत मिसाइल मिसफायर या समुद्र में हुई एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को बड़े टकराव के मुहाने पर ला सकती है। फिलहाल बंदूकें खामोश, लेकिन भरोसा नहीं लौटा। मिसाइलें शांत हैं, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। और यही वजह है कि सवाल अभी भी जिंदा है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील वाकई शांति का समझौता है, या फिर दूसरे राउंड से पहले का सिर्फ एक युद्ध विराम? क्योंकि मिडिल ईस्ट में इतिहास गवाह है, यहाँ जंग खत्म नहीं होती, सिर्फ अपना चेहरा बदलती है।